हेलो केमिस्ट्री नर्ड पे आपका स्वागत है। सबसे पहले आप देख रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। हमने मोल पढ़ लिया था और उसके कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, तो हम आएंगे लॉ ऑफ मास एक्शन पे। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ देखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन का। तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब दो केमिकल आपस में कंबाइन करते हैं तो उसके लिए कुछ नियम दिए गए थे। लेवेसियर, डाल्टन, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ नियम बनाए थे कि किस नियम या किस रूल को फॉलो करते हुए दो केमिकल आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक, तो पहला लॉ है मास कंजर्वेशन लॉ। उसमें ये कहना है कि मास को ना पैदा किया जा सकता ना उसको ख़त्म किया जा सकता, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे आप वाटर लेते हो, उसमें कुछ कलर मिला देते हो तो वो कलर सब्सटेंस बन जाता है, अलग सब्सटेंस बन जाता है, लेकिन वो जो वाटर और कलर का जो मास है ना वो चेंज नहीं होता। मतलब बिफोर द रिएक्शन जो मास रहेगा, आफ्टर द रिएक्शन वही मास रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें दिख रहा a प्लस बी इक्वल टू सी दिख रहा, तो ये a प्लस बी का जो टोटल मास 30 है और c का जो टोटल मास कितना 30। तो बिफोर द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन मास में चेंज नहीं आएगा, तो होल मास विल बी कंजर्व इन अ केमिकल रिएक्शन, होल मास विल बी कंजर्व्ड। ठीक, आज समझे। आगे सेकंड लॉ देखेंगे। सेकंड लॉ से पहले इसमें ये देख रहे हैं H2O, O2, 2H2O बनाया हुआ है उन्होंने। जब H2O का हमने किया हो तो उसका मास, मोलर मास निकला 4, O2 का करेंगे तो वो निकलेगा 32। अब 4 और 32 को 36 आ रहा है। जैसे H2O का टोटल मास निकालेंगे तो मोलर मास, तो वो भी 36 आ रहा है। तो बिफोर द रिएक्शन मास और आफ्टर द रिएक्शन मास कैसा है, सेम है, तो इसलिए मास कैसा रहेगा, कंजर्व्ड। ठीक, अब देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखने से पहले ज़रा एक चीज़ देख लेते हैं। जैसे ये H2 है, H2 में H के 2 मोल है हाइड्रोजन के और 1 मोल है ऑक्सीजन का, तो इसका रेशो है 2:1। ठीक है, अगर मैं इसमें इसके मोलर मास का रेशो लूँ तो हाइड्रोजन का 2 रहेगा, ऑक्सीजन का 16, 1:8 के रेशो में इसका मोलर मास आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो 1:1:8 है ये फिक्स्ड है। तो किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स के एटम रहते हैं उनका जो रेशो होता है, मास का जो रेशो होता है वो कैसा रहता है, फिक्स्ड रहता है। जैसे CO2 में देख लें 12 और ये कितना O2 का आ जाएगा 32। ठीक है, तो इसमें जो 12:32 है ये क्या फिक्स्ड है, मतलब ये रेशो चेंज नहीं होगा कभी। ठीक है, तो यही कह रहा है कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट्स के एटम फिक्स्ड रेशो बाय देयर मास, उसके मास के फिक्स्ड रेशो में रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ 2 की जगह 3 मोल ले लिया होता तो H3O बन जाता, और H3O वाटर नहीं कह सकते, तो रेशो चेंज हो गया। रेशो चेंज हो गया तो कंपाउंड भी चेंज हो गया। ठीक, अच्छा, इसी तरीके से एक क्वेश्चन दिया होगा कि 10 ग्राम एलिमेंट है एक, वो कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन से और ऑक्साइड बना रहा है 30 ग्राम। ठीक, तो हमने लिया ये कोई एलिमेंट है, O2 से कंबाइन करता है, A2 कोई ऑक्साइड बनाता है, एक कितने 10 ग्राम लिए, ऑक्सीजन मान लो x ग्राम लेते हैं और ये कितना 30 ग्राम बन रहा है। तो हमें मालूम मास बिफोर द रिएक्शन मास आफ्टर द रिएक्शन सेम रहेगा, तो उसको 10 + x इक्वल टू 30 हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकालें तो 20 आ जाएगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे। हम अभी नीट के क्वेश्चन करेंगे या JEE के, ये सब थ्योरी है, थोड़ी थोड़ी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे। सेकंड हम देख रहे हैं, पहले हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं सेकंड का। सेकंड क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1.8 ग्राम एक मेटल है जिसको बर्न कर रहे हैं, उसका ऑक्साइड बन रहा है कितना 3 ग्राम का। ठीक है, उसी मेटल का 1.5 ग्राम लिया, उसको हीट किया, स्टीम के साथ हीट किया, उसका भी ऑक्साइड बन रहा है, वो ऑक्साइड कितना 2.5 ग्राम का ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो हमें पता करना है कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है कि नहीं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि मेटल के जो एलिमेंट है, मेटल ऑक्साइड में मेटल और ऑक्साइड का जो रेशो है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। तो पहले नंबर पे देख लेते हैं 1.8 और मान लो x ग्राम O2 रिएक्ट करता है और ये क्या बना है 3 ग्राम, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे 1.2 निकलेगी। तो यहाँ भी मान लेते कि x ग्राम जो है O2 है वो रिएक्ट करता है 1.5 से 2.5 बना रहा, तो फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये निकलेगी 1। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट वाले में M/O का मेटल और ऑक्सीजन का रेशो निकालेंगे, वो देखिए 3/2 निकल रहा, और इसमें भी मेटल और ऑक्सीजन का रेशो देखिए 3/1 3/2 निकल रहा। तो मेटल ऑक्सीजन से पहले वाली रिएक्शन में मेटल ऑक्सीजन का रेशो सेकंड वाली रिएक्शन में दोनों में क्या है, सेम है। तो इससे समझ में आता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। अब सेकंड देखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर दो एलिमेंट है आपस में कंबाइन करते हैं और दो से ज़्यादा एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं, जैसे सी और O2 आपस में कंबाइन कर रहे हैं, इसमें CO बन रहा है और CO2 भी बन रहा है, तो एक एलिमेंट का फिक्स्ड रेशो और दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट रेशो क्रिएट कर देते। तो यहाँ देखिए कार्बन देखो 12, CO जो बन रहा है कार्बन का इतना होगा 12 मोलर मास, ऑक्सीजन का 16 होगा, यहाँ कार्बन का 12, यहाँ O2 है तो यहाँ 32 हो जाएगा। तो कार्बन का तो फिक्स्ड रेशो, लेकिन ऑक्सीजन का उसके मल्टीपल रेशो में रिएक्ट कर रहा है, मतलब इसका 16 उसका 32, उसका क्या मल्टीपल है, तो इसलिए इसको मल्टीपल लॉ बोलते हैं। ठीक, एक व्हेन एलिमेंट रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म मोर देन 2 कंपाउंड, तो एक एलिमेंट का जो फिक्स्ड अमाउंट है दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट अमाउंट से रिएक्ट करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी दो टाइप की होती है, रिलेटिव डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी खुद की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी कंपैरेटिव डेंसिटी। डेंसिटी तो आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, मास अपन वॉल्यूम। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। रिलेटिव डेंसिटी होती है मतलब किसी के कंपैरिजन में डेंसिटी, मतलब एक सब्सटेंस के कंपैरिजन में दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ सेकंड सब्सटेंस, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन सेकंड सब्सटेंस की डेंसिटी। अगर ये डेंसिटी वाटर कंपैरिजन में ली जाए तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। वेपर डेंसिटी का बोलते हैं जब ये गैस के अगर रिलेटिव डेंसिटी दो गैस की ली जाए, डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस, डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस, तो उसको हम बोलेंगे वेपर डेंसिटी। ठीक है, और अगर सेकंड गैस नहीं दी हुई है तो उसको अपने को हाइड्रोजन ही मानना है। ठीक, अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विथ रिस्पेक्ट टू CH4। इसमें आपको जब भी वेपर डेंसिटी निकालें, वेपर डेंसिटी में मास अपॉन वॉल्यूम, ये पहले वाले की गैस की, मास अपॉन वॉल्यूम ये सेकंड वाले गैस का। ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ये हटा दें। ठीक है, अगर आपको वेपर डेंसिटी निकालनी ना तो आपको वॉल्यूम से कंपेयर ना करें, सीधे मोलर मास से ही कंपेयर कर दें, मतलब मोलर मास ऑफ फर्स्ट वाले का और मोलर मास ऑफ सेकंड वाले का, सेकंड का मोलर मास। ठीक, तो यहाँ हम देख लेते हैं SO और SO2 में किसका मोलर मास है। तो SO2 का जो मोलर मास होगा और SO का जो मोलर मास होगा उसको हम कंपेयर कर देते हैं। तो वेपर डेंसिटी क्या होगी, SO2 का जो मोलर मास है वो है 64 और CH4 का मोलर मास होगा 60, तो ये आ गई उसकी वेपर डेंसिटी। ठीक है, सिंपल ये करना है, SO2 और SO का मोलर मास का डिवाइड कर देना। ठीक, अब देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ 5 मोल ऑक्सीजन एंड 5 मोल नाइट्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू हीलियम। 5 मोल ऑक्सीजन है, 5 मोल का है नाइट्रोजन। 5 मोल ऑक्सीजन में और 5 मोल नाइट्रोजन में कितना मोलर मास होगा, पहले हम ये निकाल लेते हैं, या टोटल मास भी निकाल लें, दोनों कंपेयर करें तो। ठीक, तो देखते हैं, तो इसमें आप लोग एवरेज मोलर मास निकालें पहले। इस क्वेश्चन को मैं एवरेज मोलर मास में करा दूंगा। अभी ये क्या है, ये एवरेज मोलर मास का क्वेश्चन है और एवरेज मोलर मास मेरे को आपको अलग से निकालना बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको एवरेज मोलर मास जब बताऊंगा तब करा दूंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 ग्राम ऑफ अननोन गैस है ऑक्यूपाइड 5.6 लीटर एज STP, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी। ये बन जाएगा, मेरे हिसाब से बन जाएगा आपसे। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड फॉर्म लिमिट। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लें, ये दोनों कर लेना। ठीक है, बस कोई बड़ी चीज़ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, वेपर डेंसिटी बस निकाल ली, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 60 ग्राम का पहले मोल निकाल लेना, मोल को 5.6 से डिवाइड कर देना, जो मॉलिक्यूलर वेट है आपको गैस का पता चल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप निकाल लेंगे। ठीक, आगे बढ़ा जाए। ठीक,
नेक्स्ट हम आते हैं एम्पिरिकल फार्मूला पे और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है वो हम समझेंगे। ठीक है, देखो किसी भी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते, तो उनके सिंपल रेशो, जैसे मैंने लिया C6, ऐसे लेते हैं C6H12O6, ये के लिए हमने ग्लूकोज ले लिया। ठीक, ग्लूकोज में अगर मैं इसका एक सिंपल फार्मूला बनाऊँ, इसका रेशो क्या है 6:12:6। अगर मैं इसका एक सिंपल रेशो बनाऊँ तो ये ऐसा हो सकता है C का 1 ले लूँ, H का 2 ले लूँ और O का 1 ले लूँ, मतलब C1:2:1। ठीक है, तो ये क्या है, इसका एग्जैक्ट रेशो क्या है ग्लूकोज का, ये है एग्जैक्ट रेशो। और ये क्या है उसका सिंपल रेशो, मतलब उसको और भी सिंपल कर दिया है। कहने का मतलब है किसी भी केमिकल कंपाउंड में अगर उसके एलिमेंट का उसके सिंपल रेशो शो किया जाए तो उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला ये। ठीक, और किसी भी केमिकल कंपाउंड को उसके एग्जैक्ट रेशो, एग्जैक्ट मतलब जो एक्चुअल में वो है, एग्जैक्ट रेशो से शो किया जाए तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला का अगर मास निकाल दिया जाए, टोटल मास, जैसे C6H12 का निकाल रहे हैं, C6H12O6, इसका अगर टोटल निकाल लिया जाए 180 आता है, अब देख लेना आप लोग। तो ये जो इसको बोला जाएगा मोलर फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास किसको बोलेंगे, CH2O के आप इसका मोलर मास निकाल लेंगे तब उसको बोलेंगे EFM, एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला किसी जो फार्मूला रहता है उसके सिंपल रेशो को बोला जाता है, एलिमेंट्स के सिंपल रेशो को बोला जाएगा। सिंपल रेशो जो बोला इसको बोला जाएगा क्या, एम्पिरिकल फार्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला एलिमेंट्स एटम को उसका एग्जैक्ट रेशो, एग्जैक्ट नंबर में, तो उसको बोला जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी भी केमिकल कंपाउंड में अगर एलिमेंट उसके एग्जैक्ट रेशो में तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, किसी भी केमिकल कंपाउंड में अगर उसके सिंपल रेशो में प्रेजेंट है तो वो एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ लिखा हुआ है एम्पिरिकल फार्मूला मतलब सिंपल रेशो, मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब एग्जैक्ट रेशो। एग्जैक्ट रेशो ये सिंपल रेशो, बस। ठीक है, यहाँ एक फार्मूला दिया हुआ मोलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। N क्या है, इंटीग्रल है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैं देखूंगा, आप लोग थोड़ा सा पॉज करके इसको सॉल्व करें, फिर मैं ये क्वेश्चन का आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से करें भाई, 2 मिनट, दो पॉज करें और फटाफट सॉल्व करें। वैसे आप लोग के स्कूल लगने लगे हैं तो मज़े आ रहे होंगे आप तो। ठीक, तो मेरे हिसाब से कर लिया होगा आपने। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एम्पिरिकल फार्मूला फॉर्म कीजिए क्रोमियम ऑक्साइड का कंटेनिंग 68.4% ऑफ क्रोमियम। ठीक, तो सबसे पहले परसेंट में दिया है, तो हमें मालूम है परसेंट में कोई भी चीज़ दी जाती है तो उसका जो टोटल वेट क्या होता है 100 ही तो मानते हैं, मतलब 100 पे कितना, इसी को तो बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 100 पे क्रोमियम जो रहता है, क्रोमियम और इनका एम्पिरिकल फार्मूला पता करना है। इसके लिए मेरे को मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक टेबल बना लें। ठीक है, तो देखते हैं
तो ये क्रोमियम, ये ऑक्सीजन। क्रोमियम कितना है आपका, क्रोमियम दिया गया है आपको 68.4%, ठीक। और ऑक्सीजन आप 100 में से माइनस करेंगे तो ये निकल आएगा 31.6, ठीक है। तो ये क्या है, परसेंट, या इनको ग्राम में भी लिख सकते हो, 100 ग्राम से ले, ठीक है। फिर क्या करें आप, इनका मोल में कन्वर्ट कर दें, मोल, ठीक है। तो क्रोमियम का जो मोलर मास होता है वो होता है आपका 52, और ऑक्सीजन का मोलर मास तो आपको मालूम है 60। तो 68.4 को आप 52 से डिवाइड कर दें, और यहाँ पर 31.6 को 16 से डिवाइड कर दें, ठीक है। ये आपका आएगा 1.32, और ये आपका आ जाएगा 1.98, ठीक है। इतना कर लें, ठीक। अगर आपको इतना हो गया है तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसका एक सिंपल रेशो निकाल दें, मोल ऑफ क्रोमियम अपॉन मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्रोमियम का जो मोल निकले हैं 1.32, ऑक्सीजन के मोल निकले हैं 1.98, ठीक है। इसका जब आप एक सिंपल रेशो निकालेंगे तो वो निकलेगा 2/3, ठीक है। तो क्रोमियम कितने निकले, 2, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, Cr2O3, ठीक है। आया समझ में, मेरे हिसाब से अब आ गया होगा, ठीक। ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी सेम वही करना, इसमें वेनेडियम का और वेनेडियम ऑक्साइड दिया हुआ है, और आपका 30 ग्राम ऑफ मेटल दिया हुआ है, ठीक है। तो मेटल तो वेनेडियम ही है, नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो आप लोग वेनेडियम ऑक्साइड और वेनेडियम दिया हुआ है, तो वेनेडियम में ऑक्साइड में से जब आप मेटल का जो वेनेडियम का जो है वो माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन का आपको कितना कंटेन है वो निकल आएगा, ठीक है। कुछ करना नहीं है इसमें, जैसे ये वेनेडियम ऑक्साइड है, इसमें से वेनेडियम का जो मास है वो माइनस कर देंगे तो जो ऑक्सीजन का मास है वो निकल आएगा, ठीक है। इतना करना, बाकी सेम इसका सेम रहेगा, मेरे हिसाब से आपसे बन जाएगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको लेक्चर पसंद आया। थैंक यू।